हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स जो मीनिंग है वो ये चीज़ को डिनोट करता है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन मतलब वो जो रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या क्या स्टेप फॉलो करके हो रहा है, स्लो है या फास्ट है, ये सारा चीज़ उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो जिस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स में हम आगे क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी जो एक पोटेंशियल बैरियर होता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हम ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे हमने बताया अभी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, किस स्पीड में रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, वो रिएक्शन का क्या क्या मैकेनिज्म है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स का क्या होता है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ये केमिकल काइनेटिक्स, कोई भी रिएक्शन का रेट, मैकेनिज्म वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम कोई भी एक चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका कुछ एप्लीकेशन होगा जिसके लिए ही हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, ये जो है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि कोई भी एक रिएक्शन का स्पीड कितना है, वो कितना स्लो प्रोसीड कर रहा है या कितना फास्ट प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, सपोज हमारे मतलब हम लोगों को किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा पहला चीज़ की जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। ओके, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है जो हमें चाहिए, ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमें जानना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन उसका क्या है। अगर उस केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी से प्रोसीड करता है, तो हमें जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ओके, लेकिन मान लो वो केमिकल रिएक्शन का रेट बहुत कम है, वो बहुत स्लोली प्रोसीड कर रहा है, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर रेट ऑफ द रिएक्शन कम रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेट ऑफ वो जो स्लो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए हमें कैटालिस्ट देना पड़ेगा। कैटालिस्ट तो पता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को एनहांस करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होगा, ये रिएक्शन स्पीड अप होगा और हमें जो भी सब्सटेंस चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के लिए वो हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मेडिसिन के केस में इसका यूज हो सकता है। कोई भी एक मेडिसिन, सपोज हमें कोई डिजीज हुआ है, हमारे बॉडी में एक काम उसको अभी होना है, ठीक है, कोई भी एक एक्शन को अभी होना है, तो हम वो मेडिसिन लेंगे। अगर वो एक्शन जल्दी ना होके, इमीडिएटली मतलब बहुत ही कम टाइम के ड्यूरेशन में ना होके बहुत लेट में 3-4 घंटे के बाद अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो उस केस में उस मेडिसिन को लेने का कुछ मतलब रहता है क्या, नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चाहिए ताकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो हमें अपना काम करना है वो हमें अच्छे से हम कर पाए। ओके, नेक्स्ट है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में प्रोसीड करता है। ठीक है, मतलब सपोज
मतलब हमें पता है कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन इतना हो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो इतना टाइम में खत्म होगा, 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटे में खत्म होगा। तो सपोज हमें निकालना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, हमें पता है कि एक रिएक्शन का स्पीड कितना है, वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है, तो उससे हम एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल सकता है वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो भी हमें यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। इससे कौन कौन से जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हम वो फैक्टर्स को चेंज करके अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज हमें कहीं पे स्पीड रिएक्शन चाहिए, कहीं पे हमें स्लो रिएक्शन चाहिए, अकॉर्डिंगली हम उस फैक्टर्स को क्या करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो पाए। ओके, तो ये डिफरेंट फील्ड है जिसमें मतलब हमारा सारा चीज़ इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, ये सारी चीज़ में ही यूज़ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एप्लीकेशन और क्या केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिख लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो। ओके, तो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लिखो, ओके, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो होता है इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। ओके, क्या होता है वो इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, नाम से हमें पता चल रहा है इंस्टैंटेनियस मतलब एक गिवन इंस्टेंस में वो रिएक्शन हो जा रहा है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं और रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हैं, उसी टाइम में ही एट दैट वेरी मोमेंट ही वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन which completes at the moment the reactants are mixed are called or is called instantaneous reaction। ठीक है, जिस मोमेंट में ही हम अपने रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे उसी मोमेंट में ही हमारा वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा, बहुत फास्ट प्रोसीड करेगा और इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है, वो है वेरी फर्स्ट रिएक्शन है। वेरी फर्स्ट रिएक्शन मतलब इसका जो टाइम का ऑर्डर होता है वो 10 to the power -14 सेकेंड से 10 to the power -16 सेकेंड के रेंज तक होता है। मतलब सोचो एक सेकेंड कितना है, 10 to the power -14 सेकेंड और 10 to the power -16 सेकेंड, वो कितना होगा। ठीक है, तो उसी टाइम लिमिट में ही ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है, वो इतना फास्ट तब हो सकता है जब वहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड का मेकिंग ना हो। मतलब जैसे हमें पता है केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर वो सब अपने बीच में नया बॉन्ड फॉर्म करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वो जो रेट मतलब ये जो रिएक्शन है उनमें बॉन्ड का क्या ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो नहीं होता। ये रिएक्शन स्पीड इसीलिए है बिकॉज दे आर आयोनिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या है, दे आर आयोनिक रिएक्शन।
आयंस जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके वजह से ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है। नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल क्या है। ये जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल में हमारा जाता है AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जब अपने बीच में रिएक्ट करते हैं तो वो देता है AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होते हैं। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ये कौन सा रिएक्शन है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का रिएक्शन है, जिसमें एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपने बीच रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी बहुत ही फर्स्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं? ओके, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 में एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ओके, हेडिंग लगा लो, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है वो भी हमें नाम से पता चल रहा है। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन मतलब ये जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो प्रोसीड करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। बहुत टाइम मतलब इन टर्म्स ऑफ मंथ्स भी वो टाइम ले सकते हैं, सो दैट एक क्या हमें मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला जो चेंज है वो हमें दिखाई दे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। These reactions are, लिख लो, these reactions are very slow and takes a lot of time, ब्रैकेट में लिख दो, in months to show any मेजरेबल चेंज। कोई भी एक मेजरेबल, जैसे हमें आंख में दिखाई दे कुछ चेंज हो रहा है, हमें पता चले, वो चेंज होने के लिए ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मंथ्स भी वो ले सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जो जैसे हम बहुत कॉमन चीज है हमारे एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे रोस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये रोस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? हमें पता है आयरन अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे, वाटर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे एक रोस्ट का फॉर्मेशन होता है, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रोस्ट कहते हैं। वो रोस्ट जो है वो कभी इमीडिएट फॉर्म नहीं होता। उस अभी आयरन का पीस लाओगे, वाटर डाल के एयर में रख दोगे तो वो फॉर्मेशन नहीं होगा, वो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उस टाइम के बाद वहाँ पे रोस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, Fe2O3 प्लस XH2O gives Fe2O3 dot
XH2O, ये होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम रोस्ट कहते हैं। ओके, और एक स्लो रिएक्शन है जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O from H2 and O2 at room temperature without catalyst। ओके, देखो हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन भी है। ओके, और हमें ये भी पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। बट अब जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या कि ऐसे आसमान से पानी टपकता है, मतलब बारिश नहीं, बारिश तो बाहर होता है, जिससे घर के अंदर बैठे हो, यहाँ पे क्या एयर है, वो एयर में से वाटर का ड्रॉप है वो आके हमारे ऊपर गिरेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर में जो कन्वर्ट होने के लिए उनको एक स्वीटेबल टेम्परेचर चाहिए और क्या है, कैटालिस्ट का प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट और एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो एक एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे पता है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो पेट्रोलियम और कोल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम वो सब चीज जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट है उसका जो सेटलमेंट होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सब है एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ओके, तो इससे पहले हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस रिएक्शन जो कि वेरी फर्स्ट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन जो कि बहुत स्लो है, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स में उसको टाइम लगते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जो है उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो इतना फास्ट को कैसे स्टडी करोगे? इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14 सेकेंड से 10 to the power -16 सेकेंड तक हो रहा है, तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है। और कोई रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो है, मंथ्स ईयर्स लग जाता है, तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना मुश्किल होता है, मतलब कुछ मतलब भी नहीं रहता कि इनका हम स्टडी करेंगे। तो हम इसका स्टडी करेंगे, हम एक तीसरा कैटेगरी है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर वो वाला कैटेगरी पढ़ेंगे। ओके, लिखो। हो गया? नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है मॉडरेट रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है मॉडरेट मतलब स्पीड जो है वो मॉडरेट रहेगा, ना वो एक्सट्रीमली स्लो होगा या एक्सट्रीमली फास्ट होगा। ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस which proceeds at a moderate speed with time। ओके, एक मीडियम स्पीड में, वेरी हाई नहीं वेरी लो नहीं, एक मीडियम स्पीड में टाइम के साथ ये रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, वो सब हम जितने भी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन से उन्हीं का ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आता है, इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे रिएक्शंस आता है, ठीक है। जैसे हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 वो देता है 2H2O प्लस O, ठीक है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन छोड़ो, एक तो डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट और एक लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। कोई भी ईस्टर ले लेते हैं CH3COO C2H5, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, वाटर के प्रेजेंस में हम ब्रेकडाउन करते हैं। इसको ऑर्गेनिक में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ से ब्रेक होता है, ये जो रिएक्शन ये ब्रेक होकर होता है CH3COOH प्लस C2H5OH। वाटर के प्रेजेंस में ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक अल्कोहल में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो वाटर रिएक्शंस में आते हैं, ओके। लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लो एक चीज, एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में उसका जो रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये होता है इट इज द चेंज इन अमाउंट ऑफ आइदर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ टाइम, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, उसका विथ टाइम कितना उसका जो चेंज होता है, क्या चेंज इन अमाउंट, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। रिएक्टेंट का हो सकता है या प्रोडक्ट का हो सकता है, विथ टाइम वो कितना चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन में दो टाइप का रेट आता है, एक होता है हमारा एवरेज रेट और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट, ठीक है। एवरेज रेट मतलब एक ब्रीफ टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन which represents the change in concentration of reactant or product in a given period of time is called rate of reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक
है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन concentration of reactant or product, delta T is change in time, ओके। ऐसे समझ में जो चेंज हो रहा है वो टोटल चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वो होता है डेल्टा एक्स, और जो चेंज इन टाइम है वो होता है हमारा डेल्टा टी। ऐसा समझ में डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी क्या है, ओके। लिख लो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लिखोगे, लिखो B2 इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, नहीं सॉरी इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट और गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट, ठीक है। ये जो इंस्टैंटेनियस रेट में हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज में कैसे था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहाँ पे होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाय डी, ठीक है। dx क्या होता है, वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, आइदर रिएक्टेंट का हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। और t dt में डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब t जो चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0 मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टैंटेनियस रेट, ओके। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ओके। हमें उसका रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, देखो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो ईच रिएक्टेंट ईच प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, उनके कंपैरिजन में निकालेंगे, उनके वैल्यू के कंपैरिजन में। तो पहले हम ए को लेते हैं। ए क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे हाँ क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम करना है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, देखो रिएक्टेंट वो होते हैं जो हम लेके जाते हैं रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट रहता है, तो जब रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ऐसे समझ में कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमने कुछ अमाउंट का रिएक्टेंट लेके रखते हैं, जब रिएक्शन प्रोसीड करता है वो अमाउंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट होता है प्रोडक्ट का अमाउंट 0 रहता है, ठीक है। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, मतलब विथ टाइम पहले रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ था वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ था मतलब कुछ नहीं था वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है।
तो हमें अभी रिएक्टेंट ए के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ए का कॉन्सेंट्रेशन हम मतलब जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट पहले उसका कुछ वैल्यू रहता है, धीरे धीरे वो वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था पहले जब हम लिए थे, रिएक्शन स्टार्ट किए थे, रिएक्शन कुछ पोषण करने के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, वही चेंज होता है, फाइनल में कम है, इनिशियली ज्यादा था। तो अगर हम चेंज निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ए लिखे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है, डी है तो चेंज, ओके, माइनस है, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो नेगेटिव आता है इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है वो विद टाइम डिक्रीज करता है। आया समझ में। नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू बी, बी भी एक रिएक्टेंट है, उसका भी कुछ अमाउंट होगा, रिएक्शन प्रोसेस करने के बाद धीरे धीरे उसका अमाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल उसका वैल्यू भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी, ठीक है। तो रिएक्टेंट में जो भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उसके वैल्यू के पहले नेगेटिव आता है, ओके। रेट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, ओके। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो तो उसका कुछ वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है, नेगेटिव लिखने का मतलब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल में कम है, इनिशियल में ज्यादा है, जो कि रिएक्टेंट के केस में होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में इनिशियल तो कुछ प्रोडक्ट था नहीं, धीरे धीरे प्रोडक्ट बन रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो प्रोडक्ट के केस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ था नहीं, बाद में जाके कुछ बना है। सो दैट इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, ओके। आया समझ में। हमें रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालना है, डी बाई डी टी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, रिएक्टेंट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम, माइनस रहेगा, प्रोडक्ट रह रहा है तो अमाउंट सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये होता है हमारा रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। आया समझ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेगेटिव साइन क्या है, लिख लेते हैं। नेगेटिव साइन indicates decrease in concentration of the reactants with time, okay. Positive sign indicates increase in concentration of the products with time, ओके। आया समझ में। नेक्स्ट, कुछ और एक रिएक्शन होते हैं, जनरल रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ओके। तो ये एक जनरल रिएक्शन था जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है, जो रिएक्टर और प्रोडक्ट के फॉर्मूला के सामने हम जो नंबर लिखते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम स्मॉल ए ले रखे हैं, कैपिटल ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी, मतलब small a moles of capital A when reacts with small b moles of capital B, it gives rise to small c moles of capital C and small d moles of capital D. ये इस इक्वेशन का मतलब है, ओके। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर करना है। सो रेट ऑफ
रिएक्शन इक्वल टू ए, रिएक्टेंट है विथ टाइम, जब प्रोसीड करेगा विथ टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वही माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। माइनस साइन क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। बट यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कितना है, ए है। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो 1 बाय ए होके यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बाय ए होके इसके पहले लगता है, ओके। नेक्स्ट, तो बी का क्या होगा, बी भी रिएक्टेंट है, विथ टाइम उसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, माइनस 1 बाय बी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू सी, प्रोडक्ट है तो कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, 1 बाय सी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू डी भी प्रोडक्ट है, 1 बाय डी डी कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। ये होता है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे समझ में एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। N2 plus 3H2 gives 2NH3. We have to find the rate of the reaction. So rate of reaction इक्वल टू, पहले विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन निकालेंगे, नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो उसके पहले माइनस रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम। उसके पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो छोड़ो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय डी टी, ओके। नेक्स्ट दैट इज इक्वल टू H2, वो भी रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, वो क्या बन जाएगा 1 बाय 3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डी, ओके। दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है NH3, विथ टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो माइनस साइन नहीं रहेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, 1 बाय 2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डी, ओके। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 बाय होके लगेगा, ओके। और रिएक्टेंट है तो पहले माइनस लगेगा, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगेगा, ओके। ऐसे समझ में इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट वही रिएक्शन ले रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। वो ले गए हम। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया चीज पढ़ेंगे। क्या, ए जो है वो क्या हो रहा है, ए जो है वो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन से डिसअपियर होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो तो फॉर्म होते हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होते ही नहीं, तो प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे दो नया टर्म आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट होगा, अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट होगा। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, वो क्या होगा, कौन रिएक्टेंट है, डिसअपियर हो रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस आएगा। द रेट कैसे निकलेगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी, ठीक है। रेट मतलब वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये भी पता चल रहा है, रिएक्टेंट है, अमाउंट जो है वो डिक्रीज करेगा, तो
माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। ओके, नेक्स्ट रिएक्टेंट डिसअपियर करता है और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयर कर रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लेके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। दैट इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी। नेक्स्ट डी भी प्रोडक्ट में है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, वो भी विद टाइम वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव आएगा। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय डी। तो ये है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने अभी निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय बी डी बी by dt equal to 1 by c dc by dt equal to 1 by d dt by dt। ये हमने इससे पहले निकाला हुआ है। ओके, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस को और डिसअपियरेंस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, सो rate of reaction equal to minus 1 by a dA by dt। ये माइनस dA by dt क्या है, माइनस dA by dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 by a, 1 by a into रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी बाय डी टी, यहाँ पे 1 बाय ए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 बाय ए इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, दैट इज इक्वल टू बी के केस में क्या है, माइनस डी बी बाय डी टी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, उसमें एक्स्ट्रा क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई हुआ है, that is equal to 1 by b into rate of disappearance of b, that is equal to 1 by c multiply हुआ है dc by dt, मतलब rate of appearance of c, so rate of reaction equal to 1 by c into rate of appearance of c, that is equal to dt by dt क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है 1 by d इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ। ओके, आया समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मल्टीप्लाई करना होता है, किसके साथ, 1 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 बाय ए मल्टीप्लाई हुआ है, ए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, 1 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो, इसको बेस्ड कर, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ना, इसको बेस्ड करके हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन भी करेंगे। ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, हो गया, मिलाते हैं, नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
तो क्या होगा, देखो इनिशियली रिएक्टेंट का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट का कुछ वैल्यू होता है। जब टाइम प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता है। सो रिएक्टेंट का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ये है रिएक्टेंट। ओके, इनिशियली प्रोडक्ट क्या रहता है, इनिशियली प्रोडक्ट जो है वो 0 रहता है, तो धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होके उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। सो इनिशियली 0 है, धीरे धीरे उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। आई समझ में रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनिट। इसका यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते कैसे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। ओके, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। ओके, ये यूनिट नहीं है, हम इसको बता रहे हैं, ऐसे नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स लीटर इनवर्स। ओके, टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स में सेकेंड इनवर्स हो सकता है या फिर मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स में मिनट इनवर्स हो सकता है। ये दोनों उसके यूनिट, ठीक है, दैट इज। नेक्स्ट, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो गैस है तो उसका तो हम कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में नहीं निकालते हैं, तो गैस के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर का टर्म यूज करते हैं, ठीक है, प्रेशर टाइम इनवर्स। किसके लिए, गैस के लिए। तो क्या लिखोगे, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स और एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। ठीक है, आज समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो। ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।